Assalamu alaikum everyone. This is me Umme Hani Sheikh. In this video, I'm going to discuss about the third sub disorder, social phobia disorder या social anxiety disorder. ये किस किस्म का डिसऑर्डर है? लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सोशल फोबिया और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि सोशल फोबिया और सोशल एंजाइटी में बेसिक डिफरेंस क्या है. सोशल फोबिया किसे कहते हैं? फोबिया का मतलब होता है एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट फियर, डर, खौफ, इतना ज़्यादा खौफ कि वो सिचुएशंस को फेस नहीं कर पा रहा. क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसे सोशल सिचुएशन से खौफ है कि लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लोग जो है मुझे जज करेंगे. ऐसे लोग जिन्हें कोई भी टास्क दिया जाए कि वो लोगों में जाके, क्राउड में जाके परफॉर्म करें, तो उनके अंदर इतना खौफ होता है कि वो उस सिचुएशन से अवॉइड कर जाते हैं. क्यों? ये सोच के कि लोग हमें जज करेंगे. तो ये जो फियर ऑफ सोशल एम्बैरेसमेंट होता है, इसकी वजह से ये हमेशा सोशल सिचुएशन से अवॉइड करते रहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड सोशल फोबिया. फिर वो अपना टास्क परफॉर्म कर ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें लोगों से हमेशा डर रहता है, सोशल सिचुएशन से हमेशा खौफ रहता है. जबकि सोशल एंजाइटी क्या है? एंजाइटी ये है कि एंजाइटी वही बात कि पहले से सोच के, किसी भी सिचुएशन को सोच के परेशान होना, फ़िक्रमंद होना, और फिर उसके बारे में जब आप सोचते हो तो एंजाइटी के सारे वो सिम्पटम्स लाइक स्वेटिंग, पैल्पिटेशन और जो है ड्राई माउथ और कपकपाहट का होना, ये सारे सिम्पटम्स आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो. अब यहाँ पे आपको एंजाइटी किस चीज़ से है? सोशल सिचुएशन से है, इंटरैक्शन से है. जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं, उन चीज़ों से आपको जो है एंजाइटी होती है. अब यहाँ इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन दी जाए और कहा जाए कि लोगों के बीच में जाके आपने ये टॉपिक जो है प्रेजेंट करना है, तो जो सोशल फोबिया का शिकार होगा, वो हमेशा क्या करेगा? नहीं, मैं तो प्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकता, मुझे लोगों के सामने जाना, लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे. तो इस डर से वो क्या होता है, वो वहाँ जाना तो दूर की बात, वो घर में बैठ जाता है, ऑफ ले लेता है, उस जगह में भी नहीं जाता. वो क्लास तो दूर की बात, उस जगह में एंटर भी नहीं होता, इतना उसके अंदर खौफ होता है. और सोशल एंजाइटी में क्या होता है कि अब उसे अगर परफॉर्म करना है तो वो सिचुएशन को फेस तो कर लेगा, लेकिन उसमें बाकायदा वो सिम्टम्स एंजाइटी के देखे जा सकते हैं कि मतलब वो प्रेजेंटेशन देते हुए उस दौरान उसके हाथ कांप रहे होंगे, उसको स्वेटिंग हो रही होगी, वो थोड़ा थोड़ा. In this slide, now we will discuss about etiological factors of social anxiety disorder और social phobia. तो पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर ये कहता है कि अगर पेरेंट्स में एंजाइटी डिसऑर्डर की जीन्स मौजूद है और वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही है, तो इससे तकरीबन 40-60% चांस है कि बच्चे के अंदर सोशल फोबिया डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है, क्योंकि बच्चा वल्नरेबल है, जीन्स लेके अपने साथ आया है, उसमें जो एंजाइटी डिसऑर्डर की जीन्स है वो प्री डिस्पोज्ड है, राइट. इसके अलावा सेकंड फैक्टर है न्यूरो एनाटमी फैक्टर. यानी अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसकी वजह से भी सम टाइम एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है. लाइक अमेगडाला है और दूसरा स्ट्रक्चर है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. अमेगडाला जो है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है, और जो है एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स में देखा गया है, क्योंकि एमआरआई स्टडीज़ ये बताती है कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनमें अमेगडाला की एक्टिविटी एक नॉर्मल इंडिविजुअल से ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो अमेगडाला एक लिमिट में काम कर रहा होता है, उसकी एक्टिविटी नॉर्मल होती है, जबकि एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट में उसकी एक्टिविटी हायर हो जाती है, अब नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल से एक्सीड कर जाती है. इसके अलावा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो वो फियर रिस्पॉन्सेज को जो है रेगुलेट कर रहा होता है, लेकिन एमआरआई स्टडीज़ ये शो करती है कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की जो एक्टिविटी वो लेस हो जाती है, और इनके स्ट्रक्चरल में भी एबनॉर्मलिटी देखी गई है. तीसरा फैक्टर है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर. यानी कि अगर ब्रेन के केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से भी एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है. इनमें 3 मेन केमिकल्स आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड है अगर इनकी सिक्रीशन इम्बैलेंस हो जाए तो.
नंबर 1 पे है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है, जो कि बॉडी को फ़ाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है। तो अगर इसकी सिक्रीशन नॉर्मल से एक्सीड हो जाए, बढ़ जाए, तो इसकी वजह से एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर या सोशल फ़ोबिया, सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर कॉज़ हो सकता है। और इसके अलावा सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के पेशेंट में देखा गया है कि जो एक और है ब्रेन का केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, जो कि मूड रेगुलेटर कहलाता है, और इसकी जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर कॉज़ हो सकता है। इसके अलावा एक और न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, जो कि बॉडी को रिलैक्स रखने में हेल्प आउट करता है। तो अगर इसकी सिक्रीशन लो हो जाए तो बॉडी जो है रेस्टलेस। नेचुरल रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ में जो DSM-5 में लिखा हुआ है वो ये है कि कल्चर टू कल्चर यानी अक्रॉस द कल्चर सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन इसके जो नाम है इस सिंड्रोम का वो हो सकता है मुख्तलिफ़ कल्चर में अलग तरीके से पुकारा जाता हो। क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कोरिया और जापान की, जहाँ एक सिंड्रोम है जिसका नाम है ताइजिन कुयोफुशो। वो बिल्कुल जो है DSM में मौजूद सोशल एंग्जायटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ उस सिंड्रोम का नाम चेंज है। तो कल्चर टू कल्चर इस चीज़ में वेरिएशन आ सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर में रहने वाले लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर सोशल एंग्जायटी एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि कलेक्टिविस्टिक कल्चर में जो है सोशल और सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस होता है वो ज़्यादा होता है, और हम जो है सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। अगर हम उन्हें वायलेट करेंगे तो लोग ऑब्वियसली हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, लोगों से अप्रूवल नहीं मिलेगी, तो हम पे जो है हम जो है ज़्यादातर सोशल एंग्जायटी को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन उसको हम सोशल एंग्जायटी डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि सोशल एंग्जायटी जो है एक्सपीरियंस करते हैं, हर कोई एक्सपीरियंस करता है। जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ में ये बताया गया है कि ये जो डिसऑर्डर है ज़्यादातर फीमेल्स में देखा गया है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और फीमेल्स में सोशल एंग्जायटी के सिम्पटम्स के साथ-साथ डिप्रेसिव सिम्पटम्स भी ओवरलैप हो रहे होते हैं, जो कि फीमेल्स में नज़र आ सकते हैं। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं सोशल एंग्जायटी डिसऑर्डर के? एक तो ये, अगर बच्चे के साथ प्रॉब्लम है सोशल एंग्जायटी डिसऑर्डर का, तो वो स्कूल ड्रॉप आउट कर जाएगा, क्योंकि वो उस सिचुएशन को फेस ही नहीं कर रहा है, लोगों बच्चों के साथ, बाकी बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, टीचर से बात नहीं कर रहा है, तो वो चांसेस है कि उसकी फंक्शनिंग इस तरह से डिस्टर्ब हो कि वो स्कूल ही ड्रॉप आउट कर जाए। ठीक है? इसके अलावा उसकी एक, अगर हम एडल्ट की बात करें तो उसकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है डिक्रीज़ हो सकती है, यानी कि उसकी वेलबींग डिक्रीज़ हो सकती है। इसके अलावा काम पे नहीं जाएगा, उसकी उसकी इसी वजह से वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो सकती है, ठीक है ना? इसके अलावा जो है मतलब उसकी हर तरीके की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और अगर हम मेल्स की बात करें तो इस खौफ से कि अपोज़िट सेक्स से, मेल्स हो या फीमेल्स हो, तो इनमें अगर ये खौफ है कि अपोज़िट सेक्स से किस तरह बात करनी है, अगर उसको लेके हद से ज़्यादा शाय होंगे, तो फिर ऐसे लोग ज़्यादातर अपनी इस एंग्ज़ायटी की वजह से सिंगल रह जाते हैं, अनमैरिड रह जाते हैं, या फिर ऐसे लोगों की जल्दी